जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फोर आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम अपना जो कंपनी लॉ का पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ कंपनी, ये हम आज स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर में हमारा ये होगा कि हम कंपनी के स्ट्रक्चर को समझे। कंपनी है क्या, किसे कहते हैं कंपनी, इसको हम समझें। आपने शायद इससे पहले ये स्टडी किया होगा कि दुनिया में 3 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट इससे पहले आपने किसी सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है क्या? किस सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है? I2B में पढ़ा हुआ है। शाबाश, बेहतरीन। क्या पढ़ा हुआ उसमें, ज़रा मुझे बताइएगा। नहीं, कंपनी के बारे में क्या पढ़ा हुआ कि ये क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। शाबाश। ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट पता है आपको? देखें, आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज़ आपको ये समझानी थी कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर हम देखिए किसी भी कंसेप्ट को समझना होता है ना, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप उसे अदर कंसेप्ट्स के साथ कंपेयर करें, कंपैरिजन फॉर्म में पढ़े, ताकि आपको पता चल जाए कि एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से कैसे डिफरेंट है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी 3 तरह की, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, सिंगल ओनर। ठीक है, सिंगल पर्सन ओनर होता है। उस बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ, उसने अपने कामकाज के लिए कुछ एम्प्लॉयज रखे होंगे, वर्कर साथ में जरूर रखे होंगे, लेकिन ओनर एक ही होगा, सिंगल ओनर, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरे नंबर पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आती है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं उनकी तादाद 1 से ज़्यादा होती है। आपको पता है, कम से कम दो और मैक्सिमम गालबन 20 है। हालांकि इससे कम या ज़्यादा हो सकता है एक्सेप्शनल सिचुएशन में, लेकिन नॉर्मली 2 से स्टार्ट होकर 20 तक तादाद जाती है, ओनर्स की तादाद। अगेन इसमें भी जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ हैं उनके तादाद कुछ भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओनर्स की तादाद 2 से मैक्सिमम 20 तक होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप से भी बड़े लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं, अमूमी तौर पे पार्टनरशिप बिजनेस स्टाइल बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप से लार्जर साइज का होता है, लेकिन अगर आप इससे भी बड़े साइज में बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर जो ऑप्शन हमारे पास आती है वो है कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का साइज भी बड़ा होता है और उसके जो नेचर ऑफ ऑपरेशंस है, काम करने का तरीकाकार है, ये भी कम्प्लेक्स होता है सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की निस्बत। ठीक है, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें बड़ी बड़ी मशीनें चल रही होती हैं, उसके ऊपर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, बहुत से इंजीनियर्स हैं वो भी साथ लगे हैं। वो है कंपनी स्टाइल बिजनेस। जो हमारे घरों के इर्द गिर्द हम देखते हैं, बहुत सी दुकानें हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की। ठीक है, हमारे सिलेबस में आई कैप ने ये बताया हुआ, और ये तो आपको पता ही होगा कि जो लॉज हैं ये हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते हैं। इवन अगर आपके घर के करीब कोई रेडी वाला भी है ना, वो फ्रूट्स वगैरह बेच रहा है, उसके ऊपर भी लॉज एप्लीकेबल है। हमको पता है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट्स डिसाइड हुए होते हैं उनसे ज़्यादा रेट के ऊपर वो चीज़ें नहीं। घर के करीब बेकरी होती है, वहाँ पे आप अंडे खरीदने जाते हैं, अंडों की कीमत भी बाज़ का गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे होते हैं कि प्राइस ये होगी। ठीक है, तो छोटे से छोटा बिजनेस भी हो ना, उस पर कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स ज़रूर अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आजकल वो लाहौर में कुछ ऑपरेशन वगैरह चल रहे हैं कि जी जिन दुकान वालों ने अपनी दुकान में वो थड़े वगैरह बढ़ाए होते हैं, आगे सड़क को भी कवर किया होता है, उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि वो लीगल रिक्वायरमेंट्स की वायलेशन की है। आप अपने घर में अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कोई चेंज, इवन कोई आप फ़र्ज़ कीजिए कोई नया रूम ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको LDA से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है। लॉज एप्लीकेबल है। तो हम में से हर इंसान, बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान जो किसी मुल्क में रहता है,
उसके ऊपर उस मुल्क का कोई ना कोई लॉ ज़रूर अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, हमारे लिए इन लॉज को जानना ज़रूरी है ताकि हम जब कोई भी बिजनेस कर सकें, कोई भी एक्टिविटी कर सकें, हमें पता हो कि इसके ऊपर कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल है, ताकि उन लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर रहते हुए हम बिज़नेस कर सकें। ये ना हो कि कहीं किसी जगह मैं बिज़नेस करूं, प्रॉफिट हो तो मुझे पता ही ना हो कि इस मुल्क में प्रॉफिट हो तो गवर्नमेंट को 30% टैक्स भी देना पड़ता है। ठीक है, और मैं गवर्नमेंट को टैक्स ना दूं और मुझे बाद में पेनल्टी पे करना पड़ जाए, ऐसे हो सकता है ना। तो याद रखिए, जो भी बिजनेसमैन, वैसे तो हर सिटीज़न के ऊपर कुछ ना कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं जो कि उनको पता होना ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर पे जो बिजनेसमैन हैं, आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, किसी ना किसी बिजनेस में खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे या किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस में आप थोड़ा काम करेंगे, दोनों सूरतों में क्या आपको पता होना चाहिए कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, पता होना चाहिए। आपको लॉ पढ़ाने का मकसद ही आई कैप का यही है कि आपको पता हो कि किस तरह के बिजनेस पे कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं। अब चूंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस 3 तरह की है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, पार्टनरशिप भी है, कंपनी भी है, तो कुछ लॉज सोल प्रोप्राइटरशिप पे अप्लाई होते हैं, कुछ लॉज पार्टनरशिप पे अप्लाई होंगे और कुछ लॉज कंपनीज पे अप्लाई होंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस से उसने 2 हिस्से किए हैं। जो छोटा बिजनेस है यानी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इसके लॉज अलग कर दिए उसने, और जो बड़ा बिजनेस है कंपनी, इस पे जो लॉज एप्लीकेबल होंगे वो अलग कर दिए। इस वाले पोर्शन को हम नॉर्मली, हम टीचर्स जो हैं, आई कैप के लिए तो एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन हम टीचर्स इसको बोलते हैं कंपनी लॉ पोर्शन, यानी कंपनी लॉ से मुराद ऐसे लॉज जो कंपनी पे एप्लीकेबल है, इसमें ये पढ़ेंगे। और फिर बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ हम बोलते हैं, उससे मुराद ऐसे लॉज जो कि स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ। क्लियर? कंपनी लॉ में जो सबसे पहली चीज हम स्टडी करेंगे वो ये करेंगे कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है। इसके ऊपर अब हमने डिबेट करनी है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है। ठीक है, फर्ज कीजिए कि मैं इन भाई से लोन लेता हूं, उधार लेता हूं, और इनसे कहता हूं मुझे अपना बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। ठीक, फर्ज कीजिए मैं उर्दू बाज़ार में किताबें पब्लिश करता हूं, किताबें प्रिंट करता हूं और उसको सेल करता हूं, मेरा बिजनेस है, इसके लिए मैंने इनसे लोन लिया, भाई से लोन लेके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मुझे नुकसान हो गया। अब ये भाई मुझसे पैसे लेने के लिए आए कि भाई सर लोन वापस कीजिए। मैंने कहा कि भाई लोन तो वो आपका, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और बिजनेस को नुकसान हुआ, वो तो लोन जो है वो नुकसान हो गया, उसका नुकसान में ज़ीरो हो गया। अब ऐसा है कि आप मेरे से पैसे ना मांगे, मैंने अपने लिए थोड़ी घर में थोड़ी लेके गया हूँ, मैंने तो बिजनेस में दुकान पे पैसे लगाए हैं। आप दुकान से पैसे ले, मेरे से पैसे ना ले, बिजनेस से पैसे ले। क्या ये मेरे इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। वो बिजनेस तो पहले हाल ही पड़ा, तो नुकसान हो गया, वहां से पैसे थोड़ी रिकवर हो सकेंगे। नहीं, ये कहेंगे सर मैं तो बिजनेस को नहीं जानता, मेरे लिए आप या बिजनेस 2 चीजें नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, आप और बिजनेस सेम एंटिटी है, ये याद रखें। ये मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग में आप एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं, अकाउंटिंग में भी उसे क्या बोलते हैं? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी। उसमें कहा जाता है ओनर और बिजनेस अलग अलग है, वो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। मैं जो डिस्कशन कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं ना, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, बहरहाल तो क्या ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट करें? कहेंगे नहीं सर मैं तो आपको जानता हूं और मैंने आपको लोन दिया है, अब आप मुझे वापस करें। इसका मतलब है इसकी नजरों में मैं और मेरा बिजनेस एक ही चीज है, ऐसा ही है। ओके, अगर पार्टनरशिप हो उसमें भी सेम कंसेप्ट है। अगर पार्टनर्स ने किसी बैंक से लोन लिया बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए और बाद में बिजनेस को नुकसान हुआ, तो क्या बैंक बिजनेस से पैसे क्लेम करेगा कि पार्टनर से कहेगा आप दो? पार्टनर से कहेगा आप दो, पार्टनर्स पैसे अदा करेंगे। इसका मतलब है पार्टनरशिप के केस में भी पार्टनर्स और उनका बिजनेस
एक ही चीज, ऐसा ही है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनीज के केस में वही कंसेप्ट अप्लाई होता है जो आप अकाउंटिंग में सीखते हैं, उसी कंसेप्ट, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट जो अकाउंटिंग वाला है ना आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, कि ओनर की ट्रांजैक्शन अलग होती हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन अलग होती हैं, और आप बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यही कंसेप्ट ना सेपरेट एंटिटी। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट हमारा लॉ में अप्लाई होता है कंपनी के केस में। इसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो कंपनी के मालिकान होते हैं, उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर। जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का ओनर होता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। जो पार्टनरशिप बिजनेस का ओनर होता है उसे कहते हैं पार्टनर। और जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है उसे कहते हैं शेयर होल्डर। अब उसे शेयर होल्डर्स क्यों कहते हैं ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वह है शेयर होल्डर्स। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि कंपनी यानी बिजनेस अलग है और उस कंपनी के जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अलग पर्सन है। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी बैंक से जाके लोन लिया जाता है कंपनी के नाम से, किसके नाम से? कंपनी के नाम से, तो फिर उस लोन को पे करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी जिम्मेदार है। उसके ओनर, उसके शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ कहता है ये दोनों सेपरेट हैं, बिजनेस अलग है, उसके ओनर्स अलग है। यह है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट क्या है? बिजनेस एक अलग से पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। बिजनेस अलग से पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। जैसे फर्ज कीजिए ये स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है और एक इनके भाई है। क्या कानून की नज़र में ये दोनों पर्सन, ये और इनके भाई, एक ही पर्सन है या सेपरेट पर्सन है? सेपरेट पर्सन है, बिल्कुल। उनकी अलग आइडेंटिटी है, उनके भाई की अलग आइडेंटिटी है, दोनों को आईडी कार्ड भी अलग अलग है। अगर कोई एक पर्सन लोन लेता है या कोई ऐसा काम करता है जो कानून की खिलाफ वर्जी है, तो बताइए जो लोन रीपे करना है, क्या वो उसी पर्सन ने पे करना है जिसने लोन लिया है, कि दूसरा पर्सन भी पे करे? उसी ने पे करना। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है दोनों में से एक, तो मुझे बताइए कि सजा किसको मिलेगी? उसको जिसने खिलाफ वर्जी की है, कि दूसरे को सजा मिलेगी? जिसने खिलाफ वर्जी की है उसी को सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेपरेट है। एक के एक्ट्स मिस्टर ए के एक्ट्स मिस्टर ए के एक्ट्स हैं, मिस्टर बी के एक्ट्स मिस्टर बी के एक्ट्स हैं। अगर मैं ये कहूँ नहीं कोई बात नहीं, क्या हुआ, जुर्म एक ने किया तो क्या हुआ, फैमिली तो एक ही है ना दोनों की, हैं, एक ही घर में रहते हैं दोनों, एक ने जुर्म किया तो क्या हुआ भाई, दूसरे को सजा दे देते हैं। क्या ये फेयर है? ये फेयर नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सी एंटिटीज एक दूसरे से सेपरेट हैं, कौन सी एंटिटीज सेपरेट नहीं है, कौन सी एंटिटीज अपने ओनर से सेपरेट हैं और कौन सी एंटिटी एक ही है, यानी ओनर के साथ ट्रांजैक्शन है एक ही समझा जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में याद रखिएगा, सेपरेट एंटिटीज नहीं है। लॉ की नजर में ओनर या बिजनेस एक ही बात है। ओनर लोन ले, बिजनेस के एसेट्स बेच के रिकवर करवाया जा सकता है, बिजनेस लोन ले, ओनर के एसेट्स बेच के रिकवर करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लॉ की नज़र में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ओनर और बिजनेस एक ही चीज़ है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में ओनर अलग, बिजनेस अलग। अगर बिजनेस के नाम पे लोन लिया गया, उसे बिजनेस ही पे करेगा, ओनर अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके उसे पे करने के पाबंद नहीं है। यह है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। यह इसे यूं भी कहा जाता है कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। जैसे मैंने बताया, मैं और मेरा भाई, हम दोनों सेम पर्सन है या कानून की नजर में कि सेपरेट पर्सन है, सेपरेट पर्सन। लेकिन मैं भी नेचुरल पर्सन हूं, मेरा भाई भी नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन कौन होता है भाई? जो चल फिर सकता है, जो खा भी सकता है, जो सांस लेता है, ये है नेचुरल पर्सन। मैं नेचुरल पर्सन, आप सारे नेचुरल पर्सन हैं। अब
आर्टिफ कंपनी और उसके ओनर्स ये भी सेपरेट है। जैसे दो भाई सेपरेट हैं कानून की नज़र में, एक अगर कोई काम करता है उसी का एक्ट समझा जाएगा, दूसरे का नहीं समझा जाएगा। उसी तरह एक कंपनी के केस में कंपनी और उसके ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स ये भी सेपरेट पर्सन्स हैं। ये कौन है? सेपरेट पर्सन। ओनर अलग पर्सन है, कंपनी अलग पर्सन है, लेकिन ओनर्स तो नेचुरल पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल जो शेयर होल्डर है, कंपनी क्या होगी? हमेशा आर्टिफिशियल पर्सन। यानी ये कंपनी के बारे में कह दीजिए ये इसकी एक हैसियत तो ज़रूर है, इसको एक पर्सन तो ज़रूर कहा गया है, ये एक शख्सियत तो ज़रूर है, लेकिन ये एक इंसान नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल पर्सन। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। अगर मैं कहूँ ये कंपनी मौजूद है इस जगह पे, आप उस जगह पे जाएंगे, वहाँ पे आपको कोई जानदार नज़र नहीं आएगा, बल्कि कंपनी भी नज़र नहीं आएगी। क्यों नज़र नहीं आएगी? सिर्फ एक इमारत नज़र आएगी, बिल्डिंग, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा ये ABC कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, हेड ऑफिस है, ठीक है। कंपनी नहीं नज़र आएगी। क्यों नहीं नज़र आएगी कंपनी? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से एक लिस्ट, उस लिस्ट में एक चीज़ का इजाफा कर दे, कंपनी का। कंपनी को कहा जाता है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी कहीं पे आप फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं देख सकते, ठीक है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इस सारी डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एक ही बात है, ओनर हो या बिजनेस हो एक ही बात है। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग और कंपनी के जो कंपनी जो है वो उसकी हैसियत अलग है। यानी अपने किए कराए के शेयर होल्डर खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, कंपनी नहीं, और कंपनी के किए कराए की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी, शेयर होल्डर्स की नहीं। क्लियर? चलिए अब जरा आगे चलते हैं, कंपनी के कंसेप्ट को मजीद समझ। आज सारे लेक्चर में हमने यही समझना है कि कंपनी है क्या, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, डन, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होने की वजह से समझ लीजिए ये सारे उसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। ये हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, 3 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनमें फोकस हमने किसके ऊपर करना है? कंपनी के ऊपर। और कंपनी अपने ओनर से सेपरेट है। यहां तक अगर समझ आ गया, हमारे लेक्चर का पहला चेक पॉइंट। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो यहां पे तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंपनी एज। अब इसके ऊपर डिबेट करने जा रहे हैं कि जब हम ये कहते हैं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनिए, इससे क्या उसकी खसूसियात क्या है? पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट्स। चूंकि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, एक सेपरेट पर्सन अगर चाहे, जैसे ये भाई हैं, अगर इनका एज 18 ईयर्स प्लस हो चुकी, आईडी कार्ड बन चुका है, क्या अगर ये लीगली ट्रांजैक्शंस करना चाहें तो कर सकते हैं? कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाहें सेल भी कर सकते हैं, किसी के साथ सेल का एग्रीमेंट करना चाहें, परचेज का एग्रीमेंट करना चाहें, एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट करना चाहें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन है, लॉ ने इनको ये राइट दिया है, कर सकते हैं। आम इंसान अपनी डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं इस तरह की। क्या कंपनी भी एग्रीमेंट कर सकती है? अच्छा, ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, कंपनी के अपने कोई हाथ पैर नहीं है। कंपनी ना चल के किसी पार्टी के पास जा सकती है और ना किसी पार्टी के साथ कंपनी उस एग्रीमेंट लिख के खुद साइन कर सकती है। ये पर्सन जरूर है लेकिन इस पर्सन के अपने हाथ पैर कोई नहीं। क्यों नहीं हाथ पैर इसके? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसका मतलब कि पर्सन जरूर है लेकिन कुछ काम करने के लिए ये दूसरे लोगों की मोहताज है। इसको अपने कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट्स चाहिए जो इसके बिहाफ पे काम कर सके।
फर्ज कीजिए पर्सन जरूर है ये, लेकिन ये ऐसा पर्सन है जो सिर्फ हमेशा एक सीट पे बैठा रहता है, वो हिलजुल नहीं सकता। ठीक है, वो हिलजुल, उसे अपने काम करने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये दूसरे लोग कौन होंगे? ये दूसरे लोग शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, और शेयर होल्डर्स के अलावा कुछ एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। आपको पता है बिजनेस जो है वो ओनर्स भी चला सकते हैं और एम्प्लॉयज भी चला सकते हैं। ये जो बिजनेस होता है ना, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये निस्बतन थोड़ा सा कम्प्लेक्स फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें जो नेचर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो कम्प्लेक्स है, मशीनरी होती है बड़ी बड़ी। तो इसमें नॉर्मली जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, कंपनी के मालिक, उनके पास पैसा तो होता है लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं होती इतने। तो फिर इस बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। तो वो कुछ लोगों को एम्प्लॉय के तौर पे हायर करते हैं शेयर होल्डर्स। इनको बोलते हैं डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्टर्स। जिनको शेयर होल्डर, ये है एम्प्लॉय ही लेकिन टॉप लेवल के एम्प्लॉय है एम्प्लॉय ही लेकिन टॉप लेवल के एम्प्लॉय समझे इनको। तो कंपनी को चलने के लिए, लोगों के साथ एग्रीमेंट करने के लिए अपने कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव की, एजेंट की जरूरत है। तो ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं ना, ये कंपनी के एजेंट का रोल प्ले करते हैं। कंपनी के बिहाफ पे जाके दूसरे लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, सेल परचेज कर रहे होते हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ऐसा ही है, खुद चल फिर तो नहीं सकती। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि कंपनी के पास ये राइट है, कंपनी के पास ये एबिलिटी है कि वो चाहे तो दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, दूसरी कंपनीज के साथ, दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो इसका मतलब क्या है भला? कि वो चाहे तो अपने डायरेक्टर के जरिए से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, खुद नहीं, डायरेक्टर के जरिए से। तो पहली बात समझ आए। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक कंपनी के अंदर दो तरह की पार्टीज है। कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, ये समझ आ गया? इसके अंदर दो तरह की पार्टीज है। एक पार्टी है शेयर होल्डर। अगर आपको अभी तक का लेक्चर समझ आया तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। एक दूसरी पार्टी है डायरेक्टर्स। इन दोनों में फर्क क्या है भला? शाबाश, शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक हैं, इस कंपनी के मालिक हैं। शेयर होल्डर्स ओन दिस कंपनी। ठीक है, और जो डायरेक्टर्स हैं वो इस कंपनी के मालिक नहीं है, कौन है? इस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, और बताइए जरा, इन दोनों, ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, किस पार्टी के पास पैसे होंगे? पैसे वाली पार्टी ए पार्टी। किस पार्टी के पास स्किल होगी बिजनेस को चलाने? बी, डायरेक्टर्स के पास। ठीक है, तो अमूमी तौर पे डे टू डे बेसिस पे शेयर होल्डर बिजनेस में नहीं आते। शेयर होल्डर्स एक दफा उन्होंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए और फिर चले गए। डे टू डे बेसिस पे कंपनी में कौन आ रहा है? डायरेक्टर्स। ठीक, तो कंपनी का पहला फीचर या पहला फंक्शन, कंपनी चाहे तो दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई नेचुरल पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी बाय करने का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी सेल करने का हो सकता है, सेल का एग्रीमेंट हो सकता है, परचेज का एग्रीमेंट हो सकता है, बैंक से लोन लेने का एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, किसी वर्कर को हायर करने का एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो सकता है। कंपनी चाहे तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जरूरत के वक्त कर सकती है। क्लियर? अच्छा, हाँ, लीगली तो कर सकती है, लीगली तो कर सकते, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंपनी तो बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन है, ये तो नजर ही नहीं आती, इसके हाथ पैर ही नहीं होते, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कौन करता है? टर्म्स एंड कंडीशन कौन? हाँ, कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्ट। लेकिन असूल याद रखिएगा, डायरेक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे थर्ड पार्टीज के साथ, तो वो अपने नाम से नहीं कर रहे होंगे। किसके नाम से कर रहे होंगे? कंपनी के नाम से। ये असूल आपने याद रखना है। किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा और कंपनी की एक स्टैंप होती है, स्टैंप।
स्टैंप लगी होगी, कंपनी का नाम लिखा होगा, फिर समझा जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया है। अगर डायरेक्टर का नाम लिखा होगा ना तो फिर क्या समझा जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का नहीं है, डायरेक्टर ने पर्सनली खुद किया है। चलिए, तो पहली चीज हमें पता चली, कंपनी चाहे तो अदर पार्टीज के साथ डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एग्रीड। आगे चलते हैं नेक्स्ट, डेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो लोन लिए हैं, जो डेट्स लिए हैं, इनके लिए वो खुद लायबल है, खुद पे करने के लिए। ठीक है, यानी अगर कंपनी के नाम पे लोन लिया गया तो वो पे किसने करना है, वो कंपनी ने पे करना है, वो उसके ओनर्स ने पे नहीं करना। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा समझिए। ये 2-3 फीचर्स मैं इकट्ठे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। डेट भी और एसेट ओनरशिप भी और राइट टू कलेक्ट डेट्स भी, एक कंसेप्ट को समझिए। फर्ज कीजिए कि ये एक कंपनी है, इसको हम नाम देते हैं ए लिमिटेड। कंपनी के नाम के एंड में ना वर्ड लिमिटेड आता होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ए लिमिटेड इसका नाम है, इसके कुछ शेयर होल्डर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अब इस कंपनी ने बिजनेस कर रहे हैं, पैसों की जरूरत है, यहां पे है बैंक, फर्ज कीजिए हम फैसल बैंक, फैसल बैंक है। फैसल बैंक कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी के बिहाफ पे मिस्टर ए फैसल बैंक के पास गया। फैसल बैंक में ब्रांच मैनेजर ने पूछा, जी सर जी आइए, क्या हाल चाल है? कहा बिल्कुल ठीक। कैसे आए हैं? लोन लेने के लिए आए हैं। ब्रांच मैनेजर पूछा, सर अपने लिए लोन लेने के लिए आए हैं? मिस्टर ए ने कहा, नहीं नहीं अपने लिए नहीं, मैं तो ए लिमिटेड के लिए लोन। फर्ज करें ये शेयर होल्डर भी है, और फर्ज करें सिंपल एग्जांपल रखते हैं, ये डायरेक्टर भी है, ये डायरेक्टर भी है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा सर हम तो ए लिमिटेड के बिहाफ पे लोन लेने के लिए आए हैं। बैंक वाले ने कहा बिल्कुल ठीक है, क्या एग्रीमेंट होगा, लोन एग्रीमेंट। मुझे बताइए इस लोन एग्रीमेंट में एक तरफ एक पार्टी होगी बैंक, दूसरी पार्टी कौन सी होगी, मिस्टर ए या ए लिमिटेड? अच्छा, मिस्टर ए में और ए लिमिटेड में फर्क क्या है भला? मिस्टर ए नेचुरल पर्सन है, ए लिमिटेड कंपनी है, और ये सेपरेट है इससे, समझ रहे हैं? फैसल और फैसल लिमिटेड में फर्क है, हबीब लिमिटेड में फर्क है। ठीक है, ये ज़हन। तो लोन दिया, ये 100 मिलियन दे दिया कंपनी को। अच्छा, इसको वसूल जो है ना जैसे हाथों हाथ, वो हो सकता है मिस्टर ए ने किया हो और लाके कंपनी में रख दिया, इन्वेस्ट किया। फर्ज करें अब ये नुकसान हुआ, सारे पैसे उड़ गए, बैंक पैसे वापस लेने के लिए आया। अब बताइए पैसे कौन वापस करेगा, ए लिमिटेड या ए लिमिटेड? क्यों ए क्यों नहीं पैसे वापस करेगा? क्योंकि वो सेपरेट पर्सन है। वो कहेगा भाई मैं सेपरेट हूं, ये सेपरेट है, आपने लीगली मुझे लोन नहीं दिया, कंपनी को लोन दिया। मैं इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व जरूर था लेकिन एजेंट के तौर पे, बेनिफिशियरी के तौर पे नहीं। तो इसलिए ए लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल होगी लोन पे करने के लिए, ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि वो सेपरेट पर्सन है। एग्रीड? चलिए, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि जो भी डेट्स या कंपनीज ने इनकर किए हैं उनको रीपे करने के लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है, उसके ओनर्स या शेयर होल्डर्स उसको रीपे करने के लिए लायबल नहीं है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, इसको एक दूसरे एंगल से मजीद समझते हैं। ये तो लायबिलिटी वाली बात होगी ना, अब जरा एसेट वाली बात पे आते हैं। फर्ज कीजिए इस कंपनी ने कोई सेल की, एक पर्सन से इन्होंने 5 मिलियन रुपए रिसीव करना है। ठीक है, मिस्टर ए गया इसके पास, याद रखिए कंपनी चूंकि एग्रीमेंट कर सकती है अपने नाम से, तो कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स होते हैं ना, कंपनी अपने बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकती है, लेकिन वो बैंक अकाउंट किसके नाम पे ओपन होंगे वाला?
कंपनी का नाम। अब वाले केस में मिस्टर सी गया इस डेटर के पास, इस डेटर को कंपनी ने 5 मिलियन की सेल की है, कंपनी ने इसे 5 मिलियन रिसीव करना है। डेटर गया, जरा ला समझ रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो मुझे इसका जवाब दीजिएगा। डेटर ने जाके सॉरी ये मिस्टर सी ने डेटर से जाके कहा, ए मिस्टर सी ऐसा करो, तुमने पैसे 5 मिलियन अदा करने हैं ना, उनमें से 1 मिलियन मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो। क्या ये डेटर मिस्टर सी के अकाउंट में 1 मिलियन डिपॉजिट करवा देगा उन पैसों में से जो उसने इस कंपनी को देने हैं? क्यों नहीं करवाएगा? उनके सेपरेट लीगल स्टेटस है, ये सेपरेट पर्सन है, ये सेपरेट पर्सन है, ठीक है। अच्छा सी क्या कह रहा है इसको, ओ भाई एक ही बात है ना, देखो देखो तो तुमने पैसे देने हैं ए को और ए के मालिक हैं हम, तो इसका मतलब है अगर हम ए के मालिक हैं और ए ने आपसे पैसे लेने हैं तो मतलब हमने आपसे पैसे लेने हैं ना, मैथ लगाओ ना, ए इज इक्वल टू बी तो बी इज इक्वल टू सी तो ए इज इक्वल टू सी है। कंपनी के मालिक हम तो कंपनी की हर चीज के भी मालिक हम, तो कंपनी ने तुमसे पैसे लेने हैं तो एक ही बात है, दे दो 1 मिलियन। क्या दे देना चाहिए? याद रखें लीगल रूलिंग है कि थोड़ा सा मुश्किल बात है लेकिन समझिएगा, कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के एसेट्स के मालिक नहीं हैं। ये बात समझ आ रही? थोड़ी सी मुश्किल है, लीगल है। कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के एसेट्स के मालिक नहीं। कंपनी के एसेट्स का मालिक कौन है? कंपनी खुद, कंपनी खुद। इसीलिए जो कंपनी के डेट्स है वो भी कौन पे करेगा? कंपनी। और जो कंपनी के एसेट्स हैं वो कौन रिसीव करेगा? वो भी कंपनी रिसीव करेगी। ये दोनों में कंसेप्ट एक ही है, एग्जांपल डिफरेंट है। भाई ये बात समझ आती है? इसी तरह अगर किसी को लोन लिया है, किसी से लोन लिया है, रीपे भी खुद करना है, किसी को लोन दिया है तो कलेक्शन भी खुद ही करनी है। ये बातें समझ आ रही है? देखिए ये जितने भी मैं एग्जांपल्स या कंसेप्ट डिस्कस करूंगा घूम फिर के पीछे एक ही कंसेप्ट पे जाके बात खत्म होनी है, क्या? कि कंपनी ओनर से सेपरेट है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। एग्जांपल चेंज होती जाएंगी, कंसेप्ट सेम रहेगा। आगे चलते हैं मजीद। मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। हाँ एक हम कंपनी के केस में बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में हम कहते हैं नॉर्मली ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही होती है। ओनरशिप और मैनेजमेंट जैसे अगर आप घर से बाहर निकले, घर के करीब जितने भी बिजनेस हैं वहां पे आके देखें, जो लोग बिजनेस को चला रहे हैं ना, अमूमी तौर पे बिजनेस के मालिक भी वही होते हैं। हाँ उसने चाहे कारीगर वगैरह कोई अपने पास रखे हो एम्प्लॉय, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो बिजनेस का मालिक होता है वही बिजनेस को चला भी रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे बिजनेस सिंपल बिजनेस हैं, उनको चलाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसको चलाने के लिए वाकई रॉकेट साइंस की जरूरत हो, एयरलाइन बिजनेस है, आपके पास अगर पैसे, भाईजान जो मिलियनर बिलियनर है इनके पास अरबों रुपया है, ये इस अरबों रुपये से जहाज खरीद तो सकते हैं, उड़ा नहीं सकते। उड़ाने के लिए इन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो टेक्निकल एक पर्सन हो, जो एक्सपर्टीज रखता हो, जो पायलट हो। ये भाईजान भी अगर ये खरबों रुपए के मालिक हैं, ये हॉस्पिटल तो 10 खोल सकते हैं पैसों से, मशीनरी फ्रांस से इंपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी एक पेशेंट का ऑपरेशन नहीं कर सकते, छोटी सी सर्जरी भी नहीं कर सकते। पैसा है लेकिन टेक्निकल स्किल्स नहीं है। तो जो लार्ज स्केल के बिजनेस है, लार्ज स्केल के बिजनेस, वहां पे पैसा भी चाहिए होता है और साथ टेक्निकल स्किल भी चाहिए होती है, क्योंकि वो बिजनेस करना मुश्किल होता है। आम छोटे मोटे बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है टेक्निकल स्किल ज्यादा, छोटी मोटी स्किल्स सीख ले बंदा कुछ दिनों में काम करने के काबिल हो जाता है, लेकिन लार्ज स्केल में ऐसा नहीं है। तो जितने भी लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं ना, कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनमें याद रखिएगा पैसा भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। और कभी कभार तो ऐसा हो सकता है क्योंकि पर्सन बहुत अमीर भी हो और उसके पास स्किल्स भी हो, कभी कभार ऐसा हो, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जिसके पास पैसा है उसके पास स्किल नहीं, और जिसके पास स्किल है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करता है पैसे वाले? फिर क्या करते हैं भला? वो सेठ साहब जो होते हैं वो क्या करते हैं भला?
वो कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस में सारे जो एसेट्स हैं वो बना देते हैं उधर, फिर उसके बाद टेक्निकल पर्सन्स को हायर करते हैं। ए टेक्निकल पर्सन आओ, जहाज उड़ाओ, हॉस्पिटल चलाओ, ये कॉलेज है इधर आके पढ़ाओ, जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है, टेक्निकल पर्सन को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है अब आप ये काम करें। ये जो टेक्निकल पर्सन है ये वैसे छोटे मोटे एम्प्लॉयज नहीं, मतलब एक रिप्यूटेबल प्लेस पे होते हैं, टॉप लेवल पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे एम्प्लॉय, इनको क्या बोला जाता है भला? डायरेक्टर्स। तो एक फीचर है जो आपको कंपनी फार्म में नजर आएगा अमूमी तौर पे, और अदर फार्म ऑफ बिजनेस में अमूमी तौर पे नजर नहीं आएगा। वो क्या बोल रहा है, गौर से सुनिएगा, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। कंपनी फार्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स आपको अलग नजर मिलेंगे और जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं यानी डायरेक्टर्स वो अमूमी तौर पे अलग होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मली ओनर ही बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा, पार्टनरशिप में नॉर्मली ओनर ही बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ओनर्स अलग और मैनेजमेंट अलग, यानी डायरेक्टर्स वो अलग। डायरेक्टर्स मैनेज, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों को डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर मैनेजमेंट का ही हिस्सा है लेकिन ये टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट समझ आ गया आपको? तो कंपनी में नॉर्मली बताइए सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट कौन कर रहे होते हैं, शेयर होल्डर ही कर रहे होंगे, थोड़ी मोटी भी जरूरत होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पार्टनरशिप में भी है, लेकिन कंपनी में मैनेजमेंट कौन कर रहे होंगे? अमूमी तौर पे शेयर होल्डर नहीं कर, क्योंकि कंपनी चलाना आसान काम नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा मुझे बताइए मजीद एग्जाम्पल, टैक्स लाइबिलिटी, इंडिविजुअल की टैक्स लाइबिलिटी है, अगर वो कौन पे करेगा? इंडिविजुअल करेगा। कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी कौन पे करेगा? कंपनी। अच्छा अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, कंपनी कोई कानून की खिलाफ वर्जी करती है, जैसे टैक्स पे करना था फर्ज करे और टैक्स पे नहीं किया और एक्स्ट्रा पेनल्टी बढ़ गई, अब ये पेनल्टी कौन पे करेगा? कंपनी खुद ही पे करेगी। कंपनी अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करती है तो उसकी सजा भी किसको मिलेगी? लेकिन याद रखिएगा अगर कभी कानून की खिलाफ वर्जी में किसी डायरेक्टर का हाथ हुआ तो फिर डायरेक्टर को सजा मिलेगी। जैसे अगर सिंगापुर से ऑर्डर आया एक्सपोर्ट का और हमने एक्सपोर्ट के जो पैकिंग की उसमें साथ ही एक डायरेक्टर था, 3 में से मिस्टर बी, उसने चर्च भी पैक कर दी, उधर चर्च भेजी, उधर पकड़े गए, एयरपोर्ट पे पकड़े गए। अब मुझे बताइए क्या अब, हालांकि सेल जो ऑर्डर था वो कंपनी के नाम पे जा रहा था, लेकिन अब बताइए जेल में क्या कंपनी को भेजा जाए कि उस डायरेक्टर को भेजा जाए? डायरेक्टर को भेजा। तो अगर डायरेक्टर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, जो उसकी हदूद लॉ ने बताई हुई हैं उनकी खिलाफ वर्जी करेगा तो डायरेक्टर को भी सजा मिल सकती है, वरना नॉर्मली कंपनी के एक्ट्स के लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का नाम लेके इलीगल एक्टिविटी करता है तो उस सूरत में फिर जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी बल्कि किसकी हो जाएगी? डायरेक्टर्स की हो जाएगी। भाई यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? तो अब आपको एक कुछ कंसेप्ट समझ आया? अभी तक हमने एक ही कंसेप्ट समझा है, क्या? कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी के ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स अलग पर्सन है और कंपनी अलग पर्सन है, कंपनी की अपनी एक अलग हैसियत है। भाई यहाँ तक क्लियर हुई बात? चलिए आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कंपनी अलग पर्सन है और शेयर होल्डर अलग पर्सन है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होता है, असरात क्या होते हैं इसके, वो सुन ले। वो समझ लीजिए एग्जाम्पल थी, अब ये एग्जाम्पल के बाद अगली बात, ठीक है? ये थोड़ा सा वैसे वो मिलते जुलते ही है। पहली चीज ये तो चले हमने क्लियर कर लिया कि जब सेपरेट लीगल पर्सन होता है इसका मतलब कंपनी अलग पर्सन है, शेयर होल्डर अलग पर्सन है और डायरेक्टर्स अलग पर्सन है। कंपनी अलग पर्सन, शेयर होल्डर अलग पर्सन, डायरेक्टर्स अलग पर्सन। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल यानी मैनेजमेंट। दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी में आपने शायद सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि उसमें ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसे अनलिमिटेड लायबिलिटी भी बोलते हैं, इसे पर्सनल लायबिलिटी भी बोलते हैं।
कि ओनर आर पर्सनली लायबल। पर्सनली लायबल होना या अनलिमिटेड लायबिलिटी होना 100% एक ही चीज़ का नाम है। इसका मतलब पता क्या है कि जब हम कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है या पर्सनली लायबल, इसका मतलब यह है कि अगर बिजनेस ने लोन लिया और वो वापस ना कर सका ना, सोल प्रोप्राइटर को पे करना पड़ेगा, चाहे अपने घर के सारे एसेट्स को ना बेचने पड़े। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही है। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं कि जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखें, कंपनी की लायबिलिटी तो फुल है। फुल से मुराद क्या कि कंपनी ने जो लोन लिया है वो तो उसने सारे का सारा अदा करने की पाबंद है। कंपनी की अपनी लायबिलिटी क्या है, फुल है। फुल है यानी कंपनी ने सारा लोन पे करना है। लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। क्या है, लिमिटेड। अब लिमिटेड का मतलब समझे, लिमिटेड का मतलब क्या है। लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर तो कंपनी अपना लोन रीपे कर दिया तो बहुत अच्छी बात, फिर तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन अगर कंपनी ने 10 मिलियन का लोन लिया और वो वापस नहीं कर पाई तो कंपनी के शेयर होल्डर उस लोन को अदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप में तो करते थे, पार्टनरशिप में तो करते थे। कंपनी के केस में कंपनी के शेयर होल्डर क्यों लोन पे नहीं करेंगे कंपनी का? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसमें उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि क्या, कितनी है, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है सिर्फ उस अमाउंट तक जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि लायबिलिटी सिर्फ उस अमाउंट तक होगी जो उन्होंने बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्ट की हुई है, उससे ज्यादा 1 रुपए की नहीं होगी। यह है लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। डन जी? तो फिर बताइए, मेन कंसेप्ट अभी तक हमने एक ही पढ़ा, क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का स्टेटस अपने शेयर होल्डर से सेपरेट होता है। इसको हमने पहले कुछ एग्जाम्पल के जरिए से डिस्कस किया, ये एग्जाम्पल्स थी, ठीक है। उन एग्जाम्पल का समझ लीजिए अब निचोड़ आ गया। वो निचोड़ में उसने क्या बताया? पहला असूल क्या बताया उसने? कंपनी के ओनर्स और जो ओनर्स अलग है और कंपनी की मैनेजमेंट अलग है। ओनर शेयर होल्डर है और मैनेजमेंट डायरेक्टर के पास है। फिर उसने बताया कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। भाई लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड होने का और लायबिलिटी अनलिमिटेड होने का क्या मतलब है? लिमिटेड का मतलब, अनलिमिटेड का मतलब यह है कि अगर बिजनेस लोन वापस नहीं कर पाया तो जो उसके मालिक हैं अपने घर के एसेट बेच के, बर्तन बेच के, सारी चीजें बेच के भी लोन रीपे करेंगे। ये अनलिमिटेड का मतलब। और लिमिटेड का मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो उसमें शेयर होल्डर लायबल नहीं है अनलिमिटेड अमाउंट के, ठीक है। वो घर से पैसे लाके पे नहीं करेंगे। हाँ, जितने उन्होंने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दिए ज्यादा से ज्यादा, वो उतना ही उनका नुकसान होगा, उतना ही, उससे ज्यादा उनका नुकसान। भाई ये बात समझ आई? लिमिटेड लायबिलिटी। भाई लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी में फर्क समझ आ गया? आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक और कंसेप्ट थोड़ा सा अगर आप कहें तो डिस्कशन थोड़ी सी जरा टेक्निकल कर दें। ये बात है कोई 30-40 साल पुरानी। लॉ जो है ना, लॉ वो चेंज होता रहता है। आज कोई और लॉ, कल कोई और। पहले जब हम इशारा तोड़ते थे तो जुर्माना आता था 50 रुपये, अब होता है 500। लॉ चेंज होता रहता है। 2000 हो गया, ये 2000 हो गया। लॉ चेंज होता रहता है। तो कुछ अर्सा पहले लॉ ये कहता था कि अगर आप कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहते हैं ना, तो आपको एक स्क्रिप्ट बाय करना होता है, यानी समझ लीजिए पीस ऑफ पेपर बाय करना होता है जो कंपनी इशू करती है। जैसे आप कोई इंस्टीट्यूट में जाएं, आई कैप में एडमिशन लें,
तो आप जो भी फीस वगैरह दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं तो आपको एक कार्ड मिलता है। वो कार्ड इस बात का, स्टूडेंट कार्ड मिलता है ना आपको, है आपके पास? हाँ, वो स्टूडेंट कार्ड इस बात का सबूत होता है, या किसी भी कॉलेज में आप जाते हैं तो कॉलेज की तरफ से जो कार्ड इशू होता है वो इस बात का सबूत होता है कि आप उस कॉलेज के मेंबर हैं, उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो जब हम कंपनी के शेयर होल्डर्स भी बनते हैं ना, तो हमारे पास एक सबूत होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में ये नहीं होता सबूत, लेकिन कंपनी में ये एविडेंस होता है। कल कल आपको कोई गड़बड़ हो ना तो आपको सबूत देने में आसानी हो। वो एक छोटा सा स्क्रिप्ट होता है, पीस ऑफ पेपर होता है, जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है और आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो लिखा होता है। उसको बोलते हैं शेयर। शेयर वो पहले से प्री प्रिंटेड होता है और उसके ऊपर उसकी अमाउंट लिखी होती है, जैसे 10 रुपये। नॉर्मली ज़्यादातर शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में वो आपको मिलेगा 10 रुपये का एक शेयर, फेस वैल्यू से बोलते हैं, उसके ऊपर जो लिखी होती है। जैसे प्राइस अमाउंट होता है, कभी प्राइस अमाउंट देखा आपने? वो समझ लीजिए एग्जैक्टली प्राइस अमाउंट की तरह ही होता है। अमाउंट लिखी होती है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कंपनी का नाम भी लिखा होता है और जिसने वो खरीदे होते हैं शेयर्स उसका नाम भी लिखा होता है। वो लीगल प्रूफ है इस बात का कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो अगर आपके पास 10 रुपए का शेयर है ना, आज रूल क्या है? आज रूल ये है कि अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो आपको सारे के सारे पैसे फौरी अदा करने होंगे। लेकिन 30-35 साल पहले रूल ये था कि अगर आपने कंपनी से 10 रुपए का शेयर खरीदा है ना, तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं। यानी 6 रुपये अभी दे दिए, 4 बार में दिए। इसको कहते थे पार्टली पेड शेयर। अगर 10 रुपए का शेयर आपने लिया है कंपनी से, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवाई हैं, 6 रुपीज दे दिए और 6 आपने कहा हम बाद में देंगे, तो इस शेयर को क्या कहते थे? पार्टली पेड शेयर। लेकिन अब ये सिलसिला खत्म कर दिया गया है। अब ये रूल ये है कि अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो आपको 10 का 10 पूरे के पूरे पैसे अभी देने हैं, फिर आपको शेयर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं फुल्ली पेड शेयर। ठीक है, अभी हालांकि फुल्ली पेड शेयर इशू नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल कुछ शेयर पार्टली पेड हैं। बोले वो क्यों है? बताएं जरा, वो क्यों है? पाकिस्तान में इस वक्त रूल ये है कि सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड शेयर इशू होंगे, पार्टली पेड शेयर इशू नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में कुछ शेयर ऐसे हैं जो पार्टली पेड हैं। वो भला क्यों है? वो 30-35 साल पुराने इशू किए हुए हैं, कुछ कंपनीज के अभी भी हैं। तो रूल ये है कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कंपनी में क्या है? लिमिटेड। यानी जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं वो उस हद तक जिम्मेदार हैं, मजीद 1 रुपया भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस रूल की एक एक्सेप्शन है। अगर शेयर्स पार्टली पेड है ना, शेयर्स क्या हैं? तो फिर शेयर होल्डर की जिम्मेदारी है कि जितनी अमाउंट अनपेड है ना वो पे करने के लिए लायबल होंगे। ये समझ लें, पार्टली पेड फुली पेड समझे? तो ये हमने 3 बातें पढ़ ली, 2 बातें पढ़ ली। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेशन, कंपनी में ओनर्स अलग हैं, मैनेजमेंट, बात समझ आती है? इसके अलावा कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है या पर्सनल लायबिलिटी है। ये अनलिमिटेड या पर्सनल लायबल समझ आ गया क्या? और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब भी समझ आ गया? भाई लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स ने जितनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर दी हुई है उससे ज्यादा के लायबल, मैक्सिमम नुकसान होगा उनका तो उस अमाउंट का नुकसान होगा। उन्हें कभी भी अगर कंपनी को नुकसान ज्यादा हो गया, लोन रीपे नहीं कर पाई, क्या उन शेयर होल्डर से कहा जाएगा घर से पैसे लेके आओ? नहीं कहा जाएगा। सिर्फ एक सूरत में कहा जाएगा, घर से पैसे, कब वाला? पार्टली पेड शेयर। लेकिन वो रेयर केस है, रेयर केस है, अब नहीं होता। वो 30-35 साल हो गए, प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल कोई पुराने इक्का दुक्का कंपनीज के हैं। एग्जाम क्वेश्चन में अगर वो कुछ ना बताए कि शेयर पार्टली पेड है कि फुली पेड है, आप क्या एज्यूम करेंगे? फुली पेड। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब आपको एक और फीचर बताने लगा हूं। अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई थी सिर्फ एक फीचर की हुई थी। वो फीचर क्या था भला? सेपरेट लीगल एंटिटी।
अब आपको एक और फीचर बताने लगा हूं, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ये दूसरा अहम कंसेप्ट है जो आज आप सीख के जाएंगे। शेयर कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप आपने काउंटिंग में पढ़ा होगा, क्वेश्चंस किए हैं ना आपने काउंटिंग में, तो उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करें तो बाकी जो अमाउंट आती है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिल्कुल ठीक है, कैपिटल। पार्टनरशिप का टॉपिक किया हुआ अकाउंटिंग में आपने? पार्टनरशिप का टॉपिक नहीं, उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करें तो जो अमाउंट आती है उसे क्या बोलते हैं? उसे पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं, सिंपल कैपिटल, या कह ले सिंपल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। कंपनीज के केस में शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में या पार्टनरशिप के केस में जो ओनर इन्वेस्टमेंट करता है ना बिजनेस में, उसे कहते हैं कैपिटल। लेकिन कंपनी के केस में ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब इसे शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिए। आज के लेक्चर में सिर्फ 2 टर्म्स आपने सीख ली ना तो हक अदा हो गया आज के लेक्चर का। एक आर्टिफिशियल पर्सन या सेपरेट लीगल पर्सन, और दूसरा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, अब ये शेयर कैपिटल मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई पाबंदी नहीं है, जो ओनर है, या पार्टनरशिप में भी पाबंदी नहीं है, ओनर जब चाहे जितने पैसे चाहे घर से लाके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चूंकि वो चंद एक लोग ही होते हैं पार्टनरशिप में, ओनर हो तो अकेला ही है, तो वो जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है ना, उसे इन चीज का कोई लीगल एविडेंस या सबूत अपने पास रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने बिजनेस में इसने इतने इन्वेस्ट किए। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सारा कुछ उसके अपने हाथ में है, मसला ही कोई नहीं। पार्टनरशिप में भी चूंकि पार्टनर्स 2-4 होते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, तो कोई लीगल एग्रीमेंट वगैरह बड़े बड़े एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप पैसे, जब आपने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने, घर से पैसे लाए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे, सिर्फ एंट्री डाल दे काफी है, ठीक है। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट एंट्री डाल दे, ये काफी है, कोई लीगल वर्किंग करने की जरूरत नहीं होती, ना सोल प्रोप्राइटरशिप में ना पार्टनर। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल बिजनेस है, ये रेगुलेटेड बिजनेस है। इस पे लॉ ये कहता है इसमें लोगों का, जनरल पब्लिक का करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ होता है। इसीलिए इसमें शेयर्स को खरीदने बेचने का, जो कैपिटल इन्वेस्ट करने का या पैसे निकालने का बिजनेस है, इसका जो प्रोसीजर है ना वो लीगल होगा। वो सिर्फ अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट से नहीं हल होगा, वो डेबिट क्रेडिट भी कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। इस लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए क्या किया गया, उन्होंने रूल ये रखा कि जब भी कोई कंपनी बनेगी, कंपनी के स्टार्ट में ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि इस कंपनी का कैपिटल कितना होना है। कंपनी के स्टार्ट में ही, जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने और भाई ने और हम 4-5 लोगों ने मिलकर फैसला किया, हमने कहा भाई कोई एयरलाइन बनाते हैं, ठीक है। फिर हम डिसाइड करेंगे अच्छा किसके लिए कितना पैसा चाहिए, लगभग कोई ऐसा है कि कोई 100 अरब रुपया होना चाहिए। तो हमने आज ही फैसला कर लिया हमारी कंपनी का कैपिटल कितना होगा, 100 अरब रुपये। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बाद में कम या ज्यादा हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, जरूरत नहीं। हमने डिसाइड कर लिया 100 अरब, हमने इसको रजिस्टर करवाना है। हमने क्या करना है, रजिस्टर करवाना है। तो एक पर्सन है, एक इदारा है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका एक ऑफिसर होता है, रजिस्ट्रार उसको बोलते हैं। उसको रजिस्ट्रार इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो कंपनीज और कंपनी से रिलेटेड मैटर्स को रजिस्टर करता है। तो हमने रजिस्ट्रार के पास जाके कहना है, रजिस्ट्रार हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं। वो कहेगा ये लो फॉर्म फिल करो, कंपनी अभी बन जाती है। हमने फॉर्म फिल किया, उसने कहा हाँ भाई इसका, ये जो कंपनी तुम बनाने जा रहे हो इसका मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा। हमने कहा मैक्सिमम कैपिटल 100 अरब होगा, लेकिन ज़रूरत और भी पड़ सकती है। उसने कहा कोई मसला नहीं, अगर बिजनेस तरक्की करे तो हम आपके साथ तरक्की में शाना बेशाना खड़े हैं, 100 का 200 अरब भी कर दूंगा, बस आके मेरे पास एंट्री करवा देना। हमने कहा ठीक है, 100 अरब काफ़ी है फ़िलहाल, 2-4 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रजिस्टर करवा लिया। अब जो 100 अरब हमने रजिस्टर करवाया है, ये याद रखिएगा ये मैक्सिमम अमाउंट, ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रार अपने पास 100 अरब निकाल के कहेगा ये लो बिजनेस शुरू करो। नहीं नहीं नहीं, रजिस्ट्रार ने सिर्फ रजिस्टर करना है।
कहेगा ठीक है, अब आप जाके लोगों से पैसे इकट्ठे कर सकते, अब आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है, अब आप जाके लोगों से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने पैसे इकट्ठे करने हैं? 100 अरब रुपया। और जिससे पैसे इकट्ठे करो ना उसको कोई लीगल प्रूफ देना है? जिसको पैसे इकट्ठे करो लीगल प्रूफ देना। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ये 100 अरब कुछ जरा बड़ी अमाउंट मेरे मुंह से निकल गई, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इसको ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं 10 लाख। 10 लाख हमने कहा जी 10 लाख रुपया इसे बिजनेस स्टार्ट करना। तो रजिस्ट्रार ने कहा ठीक है 10 लाख जाके लोगों से इकट्ठा करो, लेकिन सुनो मेरी बात, जिससे पैसे इकट्ठे करो उसे सबूत जरूर देना कोई कि उसने पैसे इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये कंपनी है, ये जरा तरीके से चलती है। हमने कहा बेफिक्र रहे। अच्छा मुझे बताइए कि मार्केट में 10 लाख का एक इन्वेस्टर ढूंढना आसान है? ये थोड़ा बिजनेस क्वेश्चन है, आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं। मार्केट में 10 लाख का एक इन्वेस्टर ढूंढना आसान है कि 10-10 रुपए के 1 लाख इन्वेस्टर ढूंढना आसान है? 1 लाख इन्वेस्टर, ये याद रखिएगा, हमेशा छोटी इन्वेस्टमेंट मार्केट में ज्यादा मौजूद, बड़ा इन्वेस्टमेंट ढूंढना मुश्किल होता है। हमने फिर क्या किया, हमने कहा ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास 10 लाख का टोटल कैपिटल है, 10 लाख का कैपिटल, गौर से समझिएगा, 10 लाख का कैपिटल, फर्ज कीजिए ये 10 लाख का कैपिटल है, ये 10 लाख का कैपिटल है। हमने इसके छोटे 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 बहुत से हिस्से कर दिए। हमने क्या किया, ये 10 लाख का कैपिटल था, हमने इसके छोटे 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 बहुत से टोटे नहीं कर दिए, हिस्से कर दिए, हिस्से, इसके 1 लाख हिस्से कर दिए। कितने कर दिए? 1 लाख हिस्से कर दिए। अब हमने जब इसके 1 लाख हिस्से कर दिए तो हर हिस्सा कितनी वैल्यू का है? 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अब हमने मार्केट में ऐलान करवा दिया, ए लोगो हम कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, कंपनी बेहतरीन होगी इंशाल्लाह, बड़ा मुनाफा आएगा, जिसने पैसे इन्वेस्ट करने हैं इन्वेस्ट कर दो। ये भाईजान है, ये ना ये छोटे छोटे हिस्से कर देते, जैसे टिकट्स होते हैं ना, टिकट देखिए आपने, वो लाखों टिकट्स होती जुड़ी होती हैं, जो आता है टिकट, जो किसी ने 1 टिकट लेनी है उसको 1 टिकट दे दी, 10 लेनी है 10 दे दी। तो हम ये शेयर्स अपने सामने रख के बैठे हैं, ये पूरा कैपिटल हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस छोटे हिस्से को पता है क्या कहते हैं? शेयर। शेयर। और ये उस पूरे को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। सिर्फ कैपिटल नहीं बोलना, कंपनी के कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल शेयर्स की शक्ल में होता है। अब जो भाईजान कितने शेयर चाहिए? 22 शेयर चाहिए ना, 220 रुपए दो। ये 220 देगा क्योंकि 22 शेयर चाहिए, एक शेयर कितने का है? 10 का। मैं 220 इधर से 22 शेयर इनको दे दूं, इनको 1000 शेयर चाहिए 1000 दे, इनको 50 चाहिए 50 शेयर दिया, 2 चाहिए 2 दे दिए। ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली एक मिनिमम लॉट होती है, जैसे एटीएम मशीन है ना, उसमें से जितने मर्जी पैसे निकलवा लें, लेकिन उसमें से हाँ जितने, उसमें से 27 रुपये नहीं निकलवा सकते आप। हाँ 500 के मल्टी, तो इसमें भी मल्टीपल्स होते हैं। नॉर्मली 500 का मल्टीपल अमूमी तौर पे होता है, कम से कम किसी कंपनी के शेयर खरीदने 500 खरीदने पड़ेंगे। ठीक है। चले बहरहाल फिलहाल थ्योरेटिकली चलते हैं। किसी ने 1 शेयर भी मांगा, हमने दे दिया, हमने कहा हमें कोई टेंशन नहीं। ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट। अब जो कंपनी का शेयर होल्डर है, बताइए उसके पास सबूत क्या है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर है? वो शेयर जो हमने उसको दिया है, उसको शेयर्स भी कह लें, बाज़ औक़ात शेयर सर्टिफिकेट भी कह देते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, आगे चल के कभी हम पढ़ेंगे। तो ये कंपनी का शेयर क्या है? ये शेयर का। हाँ अच्छा, अब मैं लीगल डेफिनेशन आपको बोलूँगा, आप समझ नहीं आएगी आपको शेयर की। शेयर समझ गया? शेयर क्या है? कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा। लॉ शेयर की डेफिनेशन कैसे था जरा सुनिए। लॉ क्या कहता है? लिखा हुआ है कंपनी में, शेयर मीन्स, ए शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। भाई बात समझ आ रही है? कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है उसमें जो छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं, हर हिस्से को हम कहते हैं शेयर्स। ठीक है।
तो कंसेप्ट क्या है कि आप कंपनी के ओनर है, इसका सबूत क्या होगा? आपके पास जो शेयर्स है। ठीक है, अब ये ऐसे ही है जैसे कि कोई प्रॉपर्टी होती है ना, सोसाइटी होती है, प्लॉट होता है, बिल्कुल प्लॉट की कटिंग कर दी हमने, उसके बाद जो भी बंदा आया उसको पैसे लिए, उसको इतना अलॉट कर दिया, अपने पास एंट्री भी कर ली, इस प्लॉट का मालिक ये है। बताइए कि ये पर्सन जिन्होंने ये प्लॉट खरीदा, ये शेयर खरीदा, अगर इसको आगे ट्रांसफर करना चाहे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स याद रखें, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप का मतलब पता है क्या है? कि शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं। शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर। अच्छा जरा मुझे बताइए, अगर शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होते हैं तो ओनरशिप चेंज हो जाएगी? क्या कंपनी बंद हो जाएगी कि कंपनी चलती रहेगी? कंपनी चलती रहेगी। ओनर्स के चेंज होने से कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है कभी फर्क पड़ता हो कि बिजनेस सारा बेच दिया, दूसरा बंदा आया, उसने नया बोर्ड लगा लिया, अब ये कल कोई और दुकान थी, आज कोई और दुकान है। लेकिन कंपनी के केस में याद रखिएगा, ओनरशिप जब चेंज होती है तो बिजनेस के पे फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस कंटिन्यू करता रहता है। इसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब है हमेशा, सक्सेशन का मतलब है चलती रहेगी कंपनी। कंपनी चलती रहेगी, कंपनी नहीं मरती, कंपनी अमर है। कंपनी नहीं मरती। क्यों नहीं मरती? वह आर्टिफिशियल पर नेचुरल पर्सन थोड़ा ही है, वो मरना तो मैंने है, मरना तो आपने है, कंपनी ने थोड़ा ही मरना। क्यों नहीं मरना कंपनी ने? ओनर मर सकते हैं, ओनर के मरने से उसके शेयर्स उसके वाली वारसान को ट्रांसफर हो सकते हैं, वो चाहे तो किसी को गिफ्ट भी कर सकता है अपनी जिंदगी में, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी चलती रहेगी, चलती का नाम कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? चलती का नाम कंपनी चलती रहेगी। ओनर आएंगे, ओनर जाएंगे, ओनर मरेंगे, ओनर एक ही दफा मरेंगे, दोबारा नहीं मरेंगे। कंपनी जी, शेयर होल्डर का नाम कंपनी में रजिस्टर करते हैं। हाँ शाबाश, बिल्कुल। कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर देता है तो कंपनी को कैसे पता लगेगा कि उसने ट्रांसफर किया? हाँ, उन्होंने कहा सर जब कंपनी में के कोई बंदा शेयर खरीदता है, कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में लिख दिया जाता है। बिल्कुल लिख दिया जाता है। उन्होंने कहा जब वो बंदा किसी और को शेयर ट्रांसफर करेगा तो फिर कंपनी को कैसे पता चलेगा? कंपनी को पता ऐसे चलेगा कि वो दोनों कंपनी के पास आएंगे, खरीदार भी और बेचने वाला भी, और कंपनी के पास आके एंट्री करवा के जाएंगे। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो गैस कीजिए, बायर और सेलर, आपने उनका घर है, आपने खरीदना है, आपने उनसे घर खरीदा, आपस में लेन देन कर लेंगे, वो घर की चाबी आपको दे दी, आपने उसे पैसे दे दिए कि जाके जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, लैंड अथॉरिटी, उनके रिकॉर्ड में जाके ओनरशिप वहां पे चेंज करवाएंगे। बताएं, तो जिस तरह वहां पे चेंज करवाएंगे उसी तरह शेयर की सेल परचेज होती है, ये भी फिर आपने कंपनी में आके चेंज करवानी होती है। लेकिन आजकल ये सिस्टम बहुत आसान है, आजकल ये सिस्टम बहुत आसान है। लेकिन बहरहाल फिलहाल किताबी बात करते हैं, यही समझिए कि बायर और सेलर दोनों शेयर होल्डर जो हैं वो कंपनी के पास आएंगे, अप्लाई करेंगे, फिर कंपनी नाम चेंज करेगी, वरना नहीं। और बड़े डिस्प्यूट इस वजह से भी होते हैं कि पैसे दे दिए थे, ऊपर ट्रांसफर नहीं किया, उस पर्सन की जिसने शेयर खरीदे थे उसकी डेथ हो गई, या जिसने बेचे थे ना उसकी डेथ हो गई, और जो बच्चे थे उसके वो मुकर गए। उन्होंने कहा हमारे वालिद साहब ने तो कभी बेचा, हमें तो कभी नहीं बताया उन्होंने। लो अब पेशिया भुगते रहो। प्रॉपर्टी केस में ऐसे होता है ना। तो इसीलिए सारी जब आप पेमेंट करें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट करनी चाहिए। भाई ये बात समझ आ गई आपको? तो मुझे बताइए क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? बिल्कुल ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, वो कैसे पता चलता है कि पर्सन कंपनी का ओनर है कि नहीं? शेयर से। ओनरशिप प्रेजेंटेड बाय शेयर कैपिटल, और कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल होता है उसे डिवाइड किया जाता है डिफरेंट शेयर्स में। ठीक है, जैसे इस कंपनी का शेयर कैपिटल क्या था? 1 लाख शेयर। अब ये देखिएगा, इस कंपनी का शेयर कैपिटल मैं लिखने लगा हूं, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 1 मिलियन शेयर, 10 लाख शेयर्स। ये कंपनी का शेयर कैपिटल कहलाता है 10 लाख। ये क्या कहलाता है? नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू
नंबर, और ये 10 क्या कहलाता है वाला? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है। ओनर्स को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर, या मेंबर्स भी बोलते हैं। शेयर होल्डर मेंबर में थोड़ा सा फर्क है, फिर कभी पढ़ेंगे। ठीक है। शेयर एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। लेकिन शेयर ट्रांसफर होने से कंपनी, अच्छा, जब शेयर ट्रांसफर होंगे किसी दूसरे पर्सन को, तो उन शेयर के साथ जो राइट्स हैं, क्या वो भी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। किसी को मुर्गी बेचेंगे तो जो मुर्गी अंडा देगी वो किसका होगा? बेचने वाले का, खरीदने वाले का? खरीदने वाला। मुर्गी ट्रांसफर हुई तो अंडे के राइट्स भी ट्रांसफर हो गए। शेयर ट्रांसफर हुआ तो हर साल जो डिविडेंड मिलता है उसका राइट भी तो ट्रांसफर होगा। कॉमन सेंस की बात है। हाँ बिल्कुल। लायबिलिटी वाली बात भी हमने कर ली, बिल्कुल कर ली। अच्छा, जरा मुझे बताइए एंड पे आखिरी एक दो बातें। लायबिलिटी वाली बात कर ली ना, क्या भूल गए हैं? भूल गए हैं? बताइए, अगर याद है तो फिर बताइए। कंपनी की लायबिलिटी, डेट पे करने के लिए कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड नहीं, कंपनी की लायबिलिटी फुल है। कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। शेयर होल्डर्स, क्या कंपनी अपने डेट्स पे करने के लिए लायबल है? यस। क्या शेयर होल्डर कंपनी के डेट्स पे करने के लिए लायबल है? नो। लेकिन एक सूरत में हो सकते हैं, पार्टली पेड शेयर। शाबाश। अच्छा, कंपनी के डायरेक्टर्स क्या लायबल हैं डेट्स पे करने के लिए? वो लायबल। ठीक है। लेकिन कंपनी अपने सारे एक्ट्स के लिए खुद जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर इलीगल काम कर रहा हो, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, फिर कौन जिम्मेदार होगा? डायरेक्टर ही होगा। यही बात है लायबिलिटी। अच्छा, मुझे ये बताए, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। अब ये प्रैक्टिकल टिप आपको बताई जा रही है, जरा गौर से सुनिएगा। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, ये कंपनी के लिए या कंपनी के शेयर होल्डर, ये हम कहते हैं वैसे कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, यूं नहीं, यूं कहना चाहिए शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है। या कह लें एक कंपनी है, कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। ये शेयर होल्डर के लिए गुड न्यूज है कि बैड न्यूज? गुड न्यूज है। जो बैंक या जो लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनके लिए ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज? उनके लिए बैड न्यूज। कैसे है? उन्होंने कंपनी में कोई पैसे लगाए, कोई चीजें दी और कंपनी बाद में वापस ना कर सकी, उन्हें नहीं मिलेगा। शाबाश। तो क्या जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, जो कंपनी के लेंडर्स हैं, जो जिन लोगों ने लोन दिया है, उनके लिए रिस्क है? उनको एक वार्निंग सिग्नल मिलना चाहिए कि इस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, ये जिस बिजनेस के साथ आप डीलिंग करें इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। वार्निंग सिग्नल मिलना चाहिए कि नहीं? मिलता है। कैसे मिलता है भला? उस नेम से। हर लॉ का असूल है, हर कंपनी लगभग, तकरीबन, कुछ एक्सेप्शन है बाद में पढ़ेंगे, हर कंपनी ने अपने नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड लिखना है। वर्ड लिमिटेड का मतलब क्या है भला? लिमिटेड लायबिलिटी। अगर दो तरह की कंपनीज होती हैं, वो कल पढ़ेंगे हम शायद, एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में अपने नाम के एंड पे लिखना होता है प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी ने लिखना होता है लिमिटेड। ठीक है। तो लफ्ज लिमिटेड पता चल गया। कंपनी के नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड क्यों लगाते हैं? ताकि दूर से ही पता चल जाए लिमिटेड लायबिलिटी है। जिसने दूर से ही यू टर्न लेना है, भागना है, वो दूर से ही भाग जाए। अच्छा, मुझे बताइए पार्टनरशिप के ऊपर आखिरी बात, 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। पार्टनरशिप पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? एक होता है लॉ पार्टनरशिप एक्ट 9। कंपनीज के ऊपर पता है कौन सा लॉ एप्लीकेबल? कंपनीज एक्ट 2017। शाबाश। लेकिन कंपनी ने अपनी खुद की भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाई होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो टोटल 3 लॉज कंपनी पे अप्लाई होते हैं, 2 खुद के बनाए हुए और एक हुकूमत का बनाया हुआ। हुकूमत का बनाया हुआ कौन सा लॉ कंपनी पे एप्लीकेबल? कंपनीज एक्ट। और खुद के बनाए हुए 2 कौन से लॉज एप्लीकेबल है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और, सिर्फ नाम पता होने चाहिए आपको, बाकी कंसेप्ट इनके हमने आगे स्टडी करने हैं। भाई यहां तक क्लियर हो गया? तो जरा मुझे बताइए कि आज आपने क्या सीखा?
आज आपने ये सीखा कि कंपनी सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, ये बात सीखी। और दूसरी बात ये सीखी कंपनी का शेयर कैपिटल डिवाइड होता है छोटे 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 बहुत से शेयर्स में, जिनकी एक फेस वैल्यू होती है। भाई ये क्लियर? बाकी रूटीन की बातें हैं वो आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएंगी। भाईजान वो नोट्स नहीं दिए, बच्चों को नोट्स नहीं दिए, घर जाके क्या पढ़ेंगे? प्रिंटर खराब है यार, हमारा मसला थोड़ी है यार, मर्जी है आपकी। चलिए आपको नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आज शेयर कर दिए जाएंगे, कल क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।